दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि ये चैनल आपका जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिस चैनल का नाम है सफलता एक्सप्रेस बसंतपुर। देखिए, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चालू किए हैं। आगामी कोई भी एग्जाम हो, या बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या रेलवे हो, एसएससी हो, यानी जहां भी आपके जीके पूछता है उसमें आपके ये बेहद ही जरूरी रहेगा, आपके ये आगामी जीके जीएस का सीरीज। देखिए, एक बात बताते हैं, आप लोग इसको डेली पढ़ते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं और एग्जाम के एक महीने पहले आप सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो उसके जिम्मेवार हम हैं। चलिए ध्यान से समझिए। इसके पहले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कब आए, कहां कौन से फैक्ट्री लगाया गया, ये सारा का सारा चीज हम बता चुके हैं। और हम आज से हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डच, फिर आपके उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस, फिर उसके बाद स्वीडिश, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग से ही देख लिए होंगे कि आज हम लोग को पुर्तगाल के बारे में पढ़ना है, पोर्टुगीज के बारे में पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोर्ड पे देखिए, आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाला अगर कोई यूरोपीय था तो वो पुर्तगाल था, और सबसे बाद में भी जाने वाला अगर कोई यूरोपीय था तो क्या था, पुर्तगाल ही था। देखिए, 1498 में आया और फाइनली ये 1961 में गया। 1947 में तो मेरा भारत आजाद हो गया, लेकिन ये लोग गोवा पर अपना अधिकार जमाए रखे, जो 1961 में इसको आजाद करवाया गया। चलिए ध्यान से समझिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे यहाँ पर पुर्तगालियों का आना हुआ, ये सारे के सारा पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। ये लोग कैसे आए, क्यों आए, ये सारा पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो जाकर इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, वहां पर आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाल के जो भी व्यापारी थे भारत आए, क्यों आए, सारा चीज आप जानते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब पुर्तगालों में मसालों की किल्लत हो रही थी, तो वहां से पुर्तगाली जो भी व्यापारी थे भारत की खोज करने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनको पहले से पता था कि मसाला भारत में ही मिलता है। देखिए, उस समय पुर्तगाल के आपके जो राजा थे, यानी जो शासक थे, उनका नाम था मैनुअल प्रथम। उनका क्या नाम था, तो मैनुअल प्रथम नाम था। और उस समय के जो वहां के राजकुमार थे उनका नाम था डॉन हेनरिक, जिसको हम लोग हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। देखिए, इनको हेनरी द नेविगेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके शिप में, बोट में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। शिप और बोट ही नहीं, आपके यहाँ तक के आविष्कार, खोज, ये सब में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। इसीलिए आपके डॉन हेनरी को हेनरी द नेविगेटर की उपाधि दिया गया था। ध्यान से समझिए, जब भारत आने का प्रयास किया कोई यात्री, तो उस समय पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम थे, और उस समय वहां के राजकुमार डॉन हेनरिक थे। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया, उस समय वहां के शासक कौन थे, तो मैनुअल प्रथम। जब वास्को डी गामा भारत आया, तो उस समय वहां के राजकुमार कौन थे, तो हेनरी द नेविगेटर या डॉन हेनरिक थे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि वास्को डी गामा ही भारत आया सबसे पहले, लेकिन उससे पहले भी एक यात्री बार्थोलोमेओ डियाज भारत आया था। लेकिन वे भारत आया नहीं था, मतलब भारत के लिए चला था, लेकिन वे साउथ अफ्रीका के नीचे एक जगह पड़ता है, केप ऑफ गुड होप। साउथ अफ्रीका के नीचे एक जगह पड़ता है, केप ऑफ गुड होप। साउथ अफ्रीका के नीचे एक जगह पड़ता है, केप ऑफ गुड होप। सबसे पहले प्रथम प्रयास में बार्थोलोमेओ डियाज ने चला था भारत की खोज करने के लिए, और ये कब चला था, तो 1487 ईस्वी में चला था। और उस समय के शासक मैनुअल प्रथम और राजकुमार डॉन हेनरिक यानी हेनरी द नेविगेटर थे। लेकिन ये आया साउथ अफ्रीका के नीचे एक जगह था, केप ऑफ गुड होप। जैसे आया बार्थोलोमेओ डियाज केप ऑफ गुड होप, यहाँ बहुत सारे चक्रवात आया था समुद्र में, और वहीं से
ये बार्थोलोमेओ डियाज ने डर के वापस चला गया पुर्तगाल में और बोला कि आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहां से हेनरी द नेविगेटर बहुत गुस्सा हुए थे बार्थोलोमेओ डियाज पर और बोले कि हम एक ऐसा नाविक को लाएंगे जो भारत की खोज करेगा। तो उसके बाद हेनरी द नेविगेटर ने पूरे पुर्तगाल से एक नाविक को सिलेक्ट किया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में चला भारत की खोज करने के लिए। और वे भी साउथ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप के माध्यम से आगे बढ़ने लगा भारत के पास आया। तब तक उसको एक गुजराती यात्री मिलता था, उसको एक गुजराती, ध्यान दीजिएगा, उसको एक गुजराती यात्री मिलता था जिसका नाम था इब्न मजीदी। इसी के सहायता से वास्को डी गामा ने केरल के कालीकट पहुंचा और जब केरल के कालीकट पहुंचा तो वहां के राजा थे जमोरिन, और जमोरिन एक हिंदू राजा थे और जमोरिन ने आपके वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किए और वास्को डी गामा ने रहा आपके इंडिया में और यहाँ से मसाला लेकर के जब यूरोप गया, पुर्तगाल गया और पुर्तगाल में जब मसाला बेचा तो मुनाफा हटाकर, यानी जितना पूंजी लगा था उतना हटा दिया, तो उसके बाद इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ। उसके बाद से भारत में यूरोपीय यात्रियों का आने का होड़ लग गया। चलिए अब हम लोग यहाँ हम लोग पुर्तगाल पढ़ रहे हैं तो पुर्तगाल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप लोग देखें कि जब भारत के आने की तरफ कोई व्यापारी आ रहे थे उस समय पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम, राजकुमार डॉन हेनरिक यानी हेनरी द नेविगेटर और प्रथम प्रयास बार्थोलोमेओ डियाज थे जो 1487 ईस्वी में आए, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप से ही लौट कर चले गए। और उसके बाद द्वितीय प्रयास किया वास्को डी गामा 1498 में आया और केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो एक गुजराती यात्री मिले इब्न मजीदी और उसी के सहायता से केरल के कालीकट पहुंचा, जिसको आपके वहां के शासक थे जमोरिन जो इनका भव्य स्वागत किए थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए यहां तक हम लोग जान गए कि कैसे क्या हुआ। आगे देखिएगा, अब हम लोग जानेंगे कि जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में किसका शासक था, कौन शासन कर रहे थे, वास्को डी गामा कितना बार भारत आया, वास्को डी गामा की डेथ कहाँ हुई, मृत्यु कहाँ हुई। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से आए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए वास्को डी गामा जब वहां से चला तो वहां के शासक, अभी आपको बताएं कि वहां के शासक थे यानी पुर्तगाल के शासक थे मैनुअल प्रथम। कौन थे जी? मैनुअल प्रथम थे। और वहां के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। और देखिए जब ये भारत आते हैं तो भारत की स्थिति क्या रहती है, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उस समय भारत में कौन शासक थे, साउथ इंडिया में कौन शासक थे, गुजरात के तरफ कौन शासक थे, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए वास्को डी गामा आपके भारत पहुंचता है। देखिए इसमें विवाद है, कितना बुक लिखता है कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा और कितना बुक लिखता है कि 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। देखिए 17 मई 1498 और 20 मई 1498 एक विवाद है, लेकिन आप घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करें। दोनों ऑप्शन में आता ही नहीं है, अगर आएगा भी तो 17 मई 1498 वाला आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। ये हम लोग जाने कि जब चला वास्को डी गामा तो पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम और वहां के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर थे और ये 17 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचा था। अब देखिए जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उस समय भारत पे सल्तनत वंश का शासन था। सल्तनत वंश में आप लोग जानते हैं
5 वंश हुआ। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद होते हैं तुगलक वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद होते हैं सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद होते हैं लोदी वंश, और वही लोदी वंश था अंतिम लोदी वंश था, यानी सल्तनत वंश के अंतिम था लोदी वंश। लोदी वंश, और इसी लोदी वंश के शासक थे, ये महान शासक थे लोदी वंश का सिकंदर लोदी, जो कि आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किए थे। यही आपके सिकंदर लोदी में जब वास्को डी गामा भारत आता है, भारत पे सल्तनत वंश का शासन था और लोदी वंश शासक कर रहा था, और उसके शासक थे सिकंदर लोदी। उसके बाद देखिए, जब और भी साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में आपके विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, और विजयनगर में आपके शासक थे नरसिंह राव द्वितीय, और विजयनगर के शासक थे नरसिंह राव द्वितीय, जो कि सालू वंश के थे। कौन वंश के थे? सालू वंश के। देखिए आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे कि विजयनगर में 4 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं? 4 वंश आते हैं। सबसे पहले आते हैं विजयनगर साम्राज्य में आपके 4 वंश आते हैं, और चारों वंश में एक शासक थे सुलू। कौन शासक थे? सालू वंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते हैं, और 4 वंश में एक वंश था सालू। कौन वंश था? सालू। और सालू के ही शासक थे नरसिंह राव द्वितीय। सालू वंश के ही शासक थे नरसिंह राव द्वितीय। और उस समय गुजरात के शासक थे, ध्यान से समझिएगा, उस समय गुजरात के शासक थे महमूद शाह बेगरा। उस समय गुजरात के शासक थे महमूद शाह बेगरा। तो देखिए आपको याद रखना है, जब वास्को डी गामा भारत आता है तो सल्तनत वंश में लोदी वंश का शासक था, जिसके शासक थे आपके सिकंदर लोदी। दक्षिण भारत में पूछेगा क्वेश्चन कि जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उस समय दक्षिण भारत में किस वंश का शासक था? तो कहिएगा विजयनगर का। और विजयनगर में सालू एक वंश था, जिसके शासक थे नरसिंह राव द्वितीय। देखिए आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो विजयनगर 4 भागों में बढ़ता है, जो कि हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। सबसे पहला संगम, सालू, तुलु और आराबीडू। देखिए क्रम से आते हैं। सबसे पहले होते हैं संगम, फिर उसके बाद आते हैं सालू, फिर उसके बाद आते हैं तुलु, और फिर उसके बाद आते हैं संगम, सालू, तुलु, और अंत में आते हैं आराबीडू, और अंत में आते हैं आराबीडू। और इसी सालू वंश के शासक था नरसिंह राव द्वितीय, और उस समय गुजरात के शासक थे महमूद शाह बेगरा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां तक देख लिए लोदी वंश, दक्षिण भारत, विजयनगर और महमूद शाह बेगरा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत आया तो कौन से जहाज का प्रयोग किया था, कितने बार भारत आया था, ये सारा चीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो हम आगे बढ़ते, देखिए एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी हम मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। देखिए एक बात बताते हैं, एग्जाम में कोई ज्यादा नंबर से फेल नहीं होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से फेल होता है, और वही जो डीप का क्वेश्चन जो छोड़ जाता है उसी का रिजल्ट नहीं होता है, और रिजल्ट होता है तो मेरिट नहीं बनता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, और एग्जाम में जाना है तो ऐसे लिखना है कि बाद में मेरिट की चिंता नहीं करना पड़े, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा भारत आया, कौन से जहाज का प्रयोग किया था, कितने बार भारत आया था, ये सारा चीज आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए वास्को डी गामा जब चलता है पुर्तगाल से तो वो साओ गैब्रियल, ध्यान से समझिएगा, तो साओ गैब्रियल नामक जहाज का प्रयोग करता है। देखिए इसके जहाज का नाम था, इसके शिप का नाम था साओ गैब्रियल। वास्को डी गामा जब चलता है तो ये साओ गैब्रियल नामक जहाज का प्रयोग करता है। और अभी आप लोगों से बताएं कि ये 17 मई
1498 ईस्वी को पहुंचता है आपके भारत में। देखिए सबसे पहली बार 1498 में आता है, यहाँ से जाता है, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है। फिर इसको लालच लगता है कि हम तो यहाँ क्या करें, पुर्तगाल में व्यापार, हम भारत में ही जाकर के यहाँ मसाला ला रहे, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये फिर वहां से चला 1502 ईस्वी में। वास्को डी गामा दोबारा भारत आया, दोबारा ये भारत आता है 1502 ईस्वी में। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया, तो 1502 ईस्वी में ये दूसरा बार भारत आया था। और आप लोग जानते हैं कि 1503 में ये लोग अपना पहला फैक्ट्री कोचीन यानी केरल के कोचीन में ये लोग क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। देखिए उसके बाद वास्को डी गामा 1502 में आता है, जाता है, फिर एक बार और आता है आपके 1524 ईस्वी में, यानी तीसरा बार वास्को डी गामा भारत आता है 1524 ईस्वी में। और जब तीसरा बार भारत आता है वास्को डी गामा ने, तो उसकी मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को ही भारत के केरल के कोचीन में ही हो जाती है। केरल के कोचीन में ही हो जाती है, केरल के कोचीन में ही हो जाती है। देखिए ये हाल फिलहाल यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, और उसमें आपके दिया था कोचीन, तो यहाँ हुई थी कोचीन। अधिकांश लड़के जानते हैं कि वास्को डी गामा की मृत्यु पुर्तगाल में हुई थी, लेकिन नहीं, आप लोग जानिए कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया है, एक बार नहीं 3 बार आया है। फर्स्ट बार 1498, दूसरा बार आया है 1502 में, और तीसरा बार आया है 1524 ईस्वी में, जो कि इसकी मृत्यु 24 दिसंबर 1524 को ही। देखिए कितना याद करने में आसान है, 1524 ईस्वी में 24 ईस्वी में 24, यानी 24 दिसंबर 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। आपके केरल में एक कोचीन जगह है, वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तो भारत में एक राज्य है केरल, और केरल में एक जगह है कोचीन, वहीं पे वास्को डी गामा की मृत्यु होती है। चलिए, और आप लोग ये भी जानते हैं कि सबसे वास्को डी गामा जो जहाज का प्रयोग किया था, वो साओ गैब्रियल नामक जहाज का प्रयोग किया था। कौन जहाज का प्रयोग किया था? साओ गैब्रियल नामक जहाज का प्रयोग किया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से समझिए। 1503 में जब ये लोग आते हैं, तो सबसे पहला अपना कारखाना कोचीन केरल में लगाते हैं, लेकिन दूसरा कारखाना केरल में ही एक जगह था कन्नूर, केरल में ही एक जगह था कन्नूर, इसको कितने लोग कुन्नूर भी कहते हैं। केरल में ही एक जगह था आपके, यहाँ पर दूसरा अपना कारखाना खोलते हैं, यानी दूसरा अपना फैक्ट्री यहाँ पर खोलते हैं। पुर्तगाली जब आता है भारत में, तो सबसे पहले अपना कारखाना केरल के कोचीन में, और दूसरा कारखाना केरल के कन्नूर में खोलता है। चलिए, हम लोग यहाँ जान गए कि भारत आया पुर्तगाली, तो उस समय पुर्तगाल की स्थिति क्या था, कैसे आया भारत, कहाँ पहुंचा, कौन सहायता किया, और उस समय भारत की स्थिति क्या थी, सारा बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत में कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर आए। देखिए, जब पुर्तगाली लोग यहाँ आए, तो यहाँ पर उन लोगों का मसाला व्यापार होने लगा, अरब व्यापारियों से इनका मतलब विद्रोह चालू हुआ। जहां तक कि अरब व्यापारियों को ये लोग थोड़ा थोड़ा करते करते भारत से ये लोग बाहर कर दिए। तो उसके बाद भारत में इनकी कंपनियों को देखने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए, तो कोई ना कोई व्यक्ति के लिए एक ये लोग गवर्नर जनरल नियुक्त करने लगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ बोर्ड पे आप लोग ध्यान लगाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। देखिए, ये भारत में 1505 में आया। कब आया? 1505 में। देखिए, भारत में 3 पुर्तगाली गवर्नर जनरल होते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, और तीसरा होता है नीनो डी कुनहा। तो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुनहा कब भारत में आए, इनकी कार्यकाल नहीं पूछता है। आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में कब आए, इनकी कार्यकाल पूछता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग
कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में 1505 ईस्वी में आए थे। अब देखिएगा, ये एक पॉलिसी लेकर आए जिसको हम लोग नीले जल नीति कहते हैं या शांत जल नीति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक ही काम किए थे, भारत में आए तो नीले जल की नीति या इसको शांत जल की नीति या इसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या है? देखिए, भारत की नीचे की स्थिति है, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। कोई भी स्थल तीनों तरफ से समुद्र से घिरा रहता है तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का निचला भाग तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसीलिए साउथ इंडिया को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि पूरे हिंद महासागर में सिर्फ पुर्तगालियों का ही अधिकार हो, इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया था। तो इनसे बस यही क्वेश्चन पूछता है। अब अगला गवर्नर जनरल आप लोग देखिए, अगला गवर्नर जनरल आपके फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था। देखिए, अगला गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था। देखिए, ये कुछ काम किया है, क्या क्या काम किया है ध्यान से समझिएगा। पहला गवर्नर जनरल तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरा गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। सिर्फ आप लोग इसका टाइटल याद रखिएगा, पहला अल्मीडा और दूसरा अल्बुकर्क। देखिए, ये क्या करता है ध्यान से समझिएगा। ये भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। संस्थापक, ध्यान से समझिएगा, भारत में जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल आए थे उसमें वास्तविक संस्थापक हम लोग अल्बुकर्क को मानते हैं। अगर पूछे कि भारत में कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो आप कहिएगा अल्बुकर्क। देखिए, ये क्या किए, 1510 ईस्वी में ये गोवा को छीन लेते हैं। और उस समय गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। उस समय गोवा के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। देखिए, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को क्या कर लेता है, छीन लेता है। फिर 1511 ईस्वी में मलक्का पे भी अधिकार कर लेता है। फिर 1515 ईस्वी में होर्मुज पे भी क्या करता है, अधिकार कर लेता है। 1510 ईस्वी में गोवा में यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लेता है, 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। 1510 ईस्वी में आपके मलाका पे अधिकार कर लेता है और 1515 ईस्वी में होर्मुज पे भी क्या करता है, अधिकार कर लेता है। और ये एक और काम करता है, भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाता है। भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाता है। देखिए, अल्बुकर्क बहुत ही चालाक परानित है, जानता था कि अगर कहीं बसना है और लोगों में प्यार भरना है तो वहां संबंध स्थापित किया जाए। और ये वही काम किया अल्बुकर्क। पुर्तगाली पुरुष थे और भारतीय महिलाओं से क्या करने लगा, विवाह की नीति अपना दिया कि पुर्तगाली लोग यहाँ शादी करेंगे तो भारत में और सौहार्द बढ़ेगा, पुर्तगालियों के बीच भारत में नफरत नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाया और ये सती प्रथा पर
और ये सती प्रथा पर रोक भी लगाया था, रोक लगाया था। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे जो सती प्रथा पर रोक लगाए थे, आप कहिएगा अल्बुकर्क। तो देखिए अल्बुकर्क ने क्या क्या काम किया, ये भारत में पुर्तगालियों की तरफ से दूसरा गवर्नर जनरल था। एकदम दिमाग में बैठाना है, हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे आपको याद करा दें कि आप लोग मरते दम तक ना भूले, अगर भूलना भी चाहे तो चाह कर भी नहीं भूले। देखिए जब ये भारत में आता है तो ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन के आता है। ये भारत में पुर्तगालियों की तरफ से वास्तविक संस्थापक था। अगर पूछेगा कि पुर्तगाली गवर्नर जनरल में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कहिएगा अल्बुकर्क। ये 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनता है, 1511 ईस्वी में मलाक्का पे अधिकार करता है, 1515 ईस्वी में आपके होर्मुज पे भी अधिकार करता है और भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाता है और आपके ये सती प्रथा पे रोक भी लगाता है। चलिए हम लोग जान गए अल्मीडा और जाने आपके अल्बुकर्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर जनरल नीनो डी कुन्हा के बारे में, ध्यान से समझिएगा। देखिए तीसरा गवर्नर जनरल थे नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। तीसरा गवर्नर जनरल थे नीनो डी कुन्हा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या किए, देखिए ये क्या किए कि 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना दिया, गोवा को राजधानी बना। देखिए पुर्तगालियों का पहले जो केंद्र था, चाहे अल्मीडा थे चाहे अल्बुकर्क थे, लोग कोचीन से सारे भारत पे यानी जितना भारत पे अधिकार था कोचीन से कंट्रोल करते थे। लेकिन नीनो डी कुन्हा जब गवर्नर जनरल बनता है पुर्तगालियों का भारत में, तो 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बना देता है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे जो गोवा को राजधानी बनाए, तो आप कहिएगा नीनो डी कुन्हा थे। फिर देखिए क्या करते हैं, आपके बंगाल में एक जगह है हुगली और सेंट थोमे, हुगली और सेंट थोमे पर अधिकार कर लेते हैं, सेंट थोमे पर अधिकार कर लेते हैं। यानी नीनो डी कुन्हा ने हुगली और सेंट थोमे पर अधिकार कर लेते हैं। फिर आपके बसीन, बसीन एक द्वीप का नाम है। फिर आपके एक द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, उसी तरह एक जगह है बसीन और दीव, आपके दमन और दीव आप लोग जानते हैं वही दीव है। तो नीनो डी कुन्हा ने बसीन और दीव पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और देखिए नीनो डी कुन्हा के ही समय एक गुजरात के शासक थे, एक गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, एक गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। इनकी मृत्यु नीनो डी कुन्हा के ही समय में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल के समय हुई, तो आप लोग कहिएगा नीनो डी कुन्हा के समय। देखिए कंडीशन क्या हुआ था उस समय जब नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनता है भारत में, उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था और मुगल वंश के शासक थे आपके हुमायूं। हुमायूं गुजरात अभियान करते हैं, तो बहादुर शाह ने हुमायूं से डर के भागता है। तो पुर्तगालियों ने कहता है कि चलिए हम आपकी जान की रक्षा करेंगे। पुर्तगालियों ने इनको अपने बोट पे बैठाता है और बीच समुद्र में घुमाने लेकर के जाता है कि आप बोट पे रहिएगा। तो उस समय मुगल शासक के पास कोई नौसेना थी नहीं, तो बहादुर शाह को लगा कि चलिए उसके पास नौसेना तो है नहीं, तो मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन पुर्तगाली सब बहुत ही चालाक थे। देखिए उस समय के जो भी आए, पुर्तगाल आए, अंग्रेज आया, डच आया, डेनिश आया, फ्रांस आया, स्वीडिश आया, जो आए सिर्फ अपना फायदा देखिए। अगर वो हंसता था तो उसमें भी उसकी स्वार्थ थी, अगर वो रोता था तो उसमें भी उसकी स्वार्थ थी। अब क्या किया, इनको बोट पे घुमाने ले गया। ये लोग समझे, बहादुर शाह समझे कि पुर्तगालियों ने मेरा रक्षा कर रहा है, लेकिन बोट में ही बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने क्या करता है, मार देता है। देखिए कितने धोखेबाज था। पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को बोट में ही मार देता है और उसके बाद पुर्तगालियों का
गुजरात के ऊपर भी क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। यानी नीलो डी कुन्हा क्या करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है नीलो डी कुन्हा से, मात्र एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि गोवा को राजधानी कौन बनाया, तो कहिएगा नीलो डी कुन्हा। और बहादुर शाह की मृत्यु किसके काल में हुई, तो नीलो डी कुन्हा के काल में हुई। चलिए हम लोग यहाँ से पुर्तगालियों के बारे में जाने, कौन से जहाज से आए तो पुर्तगाल की स्थिति कैसी थी, भारत की स्थिति कैसी थी। फिर हम लोग पुर्तगालियों के गवर्नर जनरल के बारे में जाने, एक एक करके जाने, एक भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है। अब हम लोग, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि भारत में पुर्तगालियों ने क्या क्या योगदान दिए थे। जैसे आप लोग आलू खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये भारत में पहले नहीं उपजाया जाता, तो पुर्तगालियों ने ही लेकर के आया। आप लोग गन्ना जानते हैं, पुर्तगालियों ने लेकर के आया। अमरूद जानते होंगे, पपीता जानते होंगे, ये सारे चीज आपके अल्फांसो आम जानते होंगे, ये सारा चीज आपके पुर्तगालियों ने ही भारत में लाया। तो ये हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, जितना चीज बताएं आप लोग उसको क्या कीजिएगा कि एक नोट्स, प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा। आगे कोई भी एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है तो उसके जिम्मेवार हम हैं, उसके जिम्मेवार आप लोग नहीं है। तो चलिए, आज के क्लास को यहीं समापन किया जाए। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में भी आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो हम उसमें सुधार करेंगे। चलिए, धन्यवाद।